जो शासन हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी क्षेत्र पर पड़ा है तो वह क्षेत्र है आपको आर्थिक क्षेत्र। अंग्रेजों के द्वारा भारत में जो शासन किए गए हैं उसका सबसे ज्यादा प्रभाव भारत में आर्थिक क्षेत्र पर पड़ा है, आर्थिक क्षेत्र पर पड़ा है। अंग्रेज कुछ भी थे तो विदेशी थे, तो उनका जो लक्ष्य था उनका लक्ष्य यह था कि वो अपने मातृ देश अर्थात ब्रिटेन को जितना अधिक से अधिक आर्थिक तौर पर संपन्न बना सकता है, भारत का शोषण करके भारत के धन संपत्ति को भारत से जितना अधिक से अधिक ब्रिटेन ले जा सकता है, जितना अधिक से अधिक ब्रिटेन ले जा सकता है। कोई भी देश अपने मातृ देश, कोई भी देश अपने मातृ देश को आर्थिक लाभ दिलवाने के लिए जो किसी अन्य देश का आर्थिक तौर पर शोषण करता है उसी को उपनिवेशवाद कहा जाता है। ऐसे उपनिवेशवाद बहुत व्यापक है, लेकिन एक लाइन में अगर उपनिवेशवाद को परिभाषित किया जाए तो एक लाइन में उपनिवेशवाद को इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि कोई भी देश अपने मातृ देश को फायदा दिलाने के लिए जो दूसरे देशों का शोषण करता है, दूसरे देशों को आर्थिक तौर पर शोषित करके अपने मातृ देश को फायदा पहुंचाता है, वही आपको उपनिवेशवाद कहलाता है। और भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत 1757 के पलासी युद्ध के बाद से हुई मानी जाती है। और भारत में अंग्रेजों ने कर की वसूली को लेकर मुख्यतः 3 प्रकार की प्रथा को लागू किया: अस्थाई बंदोबस्त, महलबारी बंदोबस्त, रैयतबारी बंदोबस्त। लेकिन इन 3 बंदोबस्तों से इतर कुछ और भी बंदोबस्त थे, कुछ और भी प्रथाएं थी, जैसे इजारेदारी प्रथा या फार्मिंग सिस्टम हो गया या ठेकेदारी प्रथा हो गया, जैसे ददनी प्रथा हो गया, दुबलाहाली प्रथा हो गया, 3 कठिया प्रथा हो गया। ये तमाम प्रथाएं थी। तो अंग्रेजों ने भारत में कर की वसूली के लिए मूलतः जो है आपको व्यापक स्तर पर, बड़े स्तर पर अस्थाई बंदोबस्त, रैयतबारी बंदोबस्त और महलबारी बंदोबस्त, ये 3 प्रकार के बंदोबस्त लागू किए हैं। इन तीनों बंदोबस्तों को इस चैप्टर में हमें देखना है। इन 3 बंदोबस्तों से संबंधित प्रश्न ही इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे और आपके बिहार दरोगा परीक्षा में भी इन 3 बंदोबस्तों से प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो मुख्य तौर पर इस चैप्टर में यही 3 बंदोबस्त को देखना है। और दूसरी बात, अंग्रेज भारतीयों का भला तो चाहते नहीं थे, लेकिन फिर भी भारत में औद्योगिक विकास करना उनकी मजबूरी थी, भारत में शिक्षा का विकास करना उनकी मजबूरी थी, प्रेस का विकास करना उनकी मजबूरी थी। तो ना चाहते हुए भी अंग्रेज थोड़ा बहुत फायदा भारतीयों को भी पहुंचा दिया। ब्रिटिश काल में ही देखिए, ब्रिटिशों के भारत आगमन से भारत को फायदा भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि भारत को सिर्फ घाटा ही घाटा हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। भारत को घाटा भी हुआ है अर्थात भारत को हानि भी हुआ है, और भारत को लाभ भी हुआ है अर्थात भारत को फायदा भी हुआ है। जैसे ब्रिटिशों के भारत आगमन से हानि तो बहुत सारे हुए हैं, आर्थिक क्षेत्र में बहुत सारे हानि हुए हैं। अगर लाभ, मुनाफा या फायदा की अगर आप बात करेंगे तो जो लाभ, मुनाफा, फायदा है वह यह हुआ है कि भारत में रेलवे का विकास हो गया, फिर आपको भारत में उद्योग सब का विकास होना प्रारंभ हो गया था। भारत का औद्योगिक विकास, भारत में उद्योग सब लगने प्रारंभ ब्रिटिश काल में ही हो गए थे, चाहे वह कपड़ा उद्योग हो, चाहे वह जूट उद्योग हो, चाहे चीनी उद्योग हो, चाहे लोह इस्पात उद्योग हो, चाहे आपको
एल्युमिनियम उद्योग हो, लगभग हर प्रकार के उद्योग का विकास ब्रिटिश काल में ही जो है आपको होने प्रारंभ हो गए थे। तो यहां पर सबसे पहले जो 3 बंदोबस्त है उसको हम लोग देखते हैं। मेन वही है, तीनों बंदोबस्तों को देखते हैं। लेकिन उन 3 बंदोबस्तों को देखने से पहले, या फिर पहले उन 3 बंदोबस्त को ही देख लीजिए, फिर बाद में दूसरा कुछ। तो एक है आपको अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त। दूसरा है आपको रैयतबारी बंदोबस्त। रैयतबारी बंदोबस्त, रैयतबारी बंदोबस्त। और तीसरा की अगर हम बात करें तो तीसरा है आपको महालबारी बंदोबस्त। महालबारी बंदोबस्त, महालबारी बंदोबस्त। क्या है अस्थाई बंदोबस्त, क्या है महालबारी बंदोबस्त और क्या है रैयतबारी बंदोबस्त, इसको समझिएगा। देखिए, जैसे वर्तमान में केंद्र की मोदी सरकार भारत में कर की वसूली को लेकर जीएसटी को व्यापक तौर पर लागू किया है, और जीएसटी ही वर्तमान में भारत सरकार के आमदनी के प्रमुख स्रोतों में से एक माना जाता है। जीएसटी के जरिए काफी ज्यादा भारत सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है। तो जैसे भारत सरकार राजस्व की प्राप्ति को लेकर, यानी कर की प्राप्ति को लेकर, यानी रुपया पैसा की प्राप्ति को लेकर, राजस्व की प्राप्ति, कर की प्राप्ति या रुपया पैसा की प्राप्ति को लेकर भारत सरकार जैसे जीएसटी लागू की हुई है, उसी प्रकार से जब भारत में ब्रिटिशों का शासन हुआ करता था तो ब्रिटिशों ने भारत में राजस्व की वसूली को लेकर, अर्थात कर की वसूली को लेकर या लगान की वसूली को लेकर, ये 3 प्रकार के बंदोबस्त लागू करने का काम किया था। तो अस्थाई बंदोबस्त हो, रैयतबारी बंदोबस्त हो या महालबारी बंदोबस्त हो, ये तीनों बंदोबस्त कर वसूली की एक प्रथा हुआ करती थी। इन बंदोबस्तों के जरिए जो है आपको कर की वसूली की जाती थी, टैक्स या राजस्व की वसूली की जाती थी या लगान की वसूली की जाती थी। तो सबसे पहला है अस्थाई बंदोबस्त। देखिए, जो अस्थाई बंदोबस्त है, अस्थाई बंदोबस्त को कई नाम से जाना जाता है। जैसे कि अस्थाई बंदोबस्त को जो है जमींदारी प्रथा भी कहा जाता है, जमींदारी प्रथा भी कहा जाता है। अब अस्थाई बंदोबस्त को जमींदारी प्रथा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस बंदोबस्त के तहत किसान से कर की वसूली जमींदार किया करता था। किसान से कर की वसूली जमींदार किया करता था और जमींदार अंग्रेजी कंपनी के राजकोष में जाकर कर जमा कर दिया करता था। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसे इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है या इस्तमरारी प्रथा भी कहा जाता है। और तीसरी बात यह है कि इसे अंग्रेजी में परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट भी इसे कहा जाता है। तो इस बंदोबस्त को इन सभी नामों से जाना जाता है। अस्थाई बंदोबस्त कहिए, जमींदारी प्रथा कहिए, इस्तमरारी प्रथा कहिए या परमानेंट सेटलमेंट कहिए, इन सभी नामों से जाना जाता है। इसके बाद जो अस्थाई बंदोबस्त है, अस्थाई बंदोबस्त क्या है आगे आप समझिएगा। लेकिन अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लागू किए गए थे और 1793 में अस्थाई बंदोबस्त को जो है लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया था और यह अस्थाई बंदोबस्त पूर्वी भारत में विशेष तौर पर लागू था। पूर्वी भारत के अंतर्गत विशेष तौर पर बिहार हो गया, बिहार के बाद बंगाल हो गया, बिहार के बाद बंगाल हो गया, बंगाल के बाद ओडिशा हो गया, ओडिशा हो गया। ये तमाम क्षेत्रों में जो है आपको ये बंदोबस्त लागू थे। और यह बंदोबस्त संपूर्ण ब्रिटिश शासित क्षेत्र के मात्र 19% भूभाग पर लागू था। मात्र 19% भूभाग पर जो है आपको अस्थाई बंदोबस्त लागू था। और इस बंदोबस्त के अंतर्गत होता यह था
इस बंदोबस्त के अंतर्गत होता ये था, क्या होता था, होता ये था कि अंग्रेजों ने भारत में एक नए वर्ग को जन्म दिया, वह वर्ग जमींदार वर्ग था। इस बंदोबस्त के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में जमींदार वर्ग को जन्म दिया और जमींदार वर्ग के लोग अंग्रेजों का सहयोगी होने के तौर पर काम किया। अंग्रेजों ने जमींदारों को कहा कि आप किसानों से कर की वसूली कीजिए और आप किसानों से जितना कर की वसूली करते हैं उसका 19%, 90% अंग्रेजी कंपनी के राजकोष में जमा कर दीजिए और 10% जो है आप अपने पास रखिए। अंग्रेज ने जमींदार को यह कहा कि आप किसानों से कर की वसूली कीजिए और किसानों से जितना कर की वसूली करते हैं उसका 90% अंग्रेजी कंपनी के राजकोष में जमा कर दीजिए और 10% अपने पास रख लीजिए। यहां पर अंग्रेजों से एक भूल यह हुई कि अंग्रेजों ने यह फिक्स नहीं किया कि जमींदार किसान से कितना कर वसूलेगा, जिस वजह से जमींदार मनमाने ढंग से किसानों से अधिक कर की वसूली करने लगा ताकि जमींदार को भी अधिक से अधिक बच सके, जमींदार को भी अधिक से अधिक बच सके। इसी वजह से जो है जमींदार किसानों से अधिक कर की वसूली करने लगा और स्थिति ऐसी हो गई कि किसान हतोत्साहित हो गए। किसान अब खेती करने से डरने लगे। किसान जो अपने खेत में उपजाता था उसका मैक्सिमम हिस्सा जमींदार ले लेता था और अंग्रेजी कंपनी को दे देता था। और इस अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत ही सूर्यास्त कानून लागू था। अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत ही सूर्यास्त कानून लागू था। अब कहिएगा सूर्यास्त कानून क्या था, कहिएगा सूर्यास्त कानून क्या था। तो सूर्यास्त कानून की अगर आप बात करेंगे तो इस बंदोबस्त के अंतर्गत अंग्रेजी सरकार ने जमींदारों को यह कहा था कि एक निश्चित तिथि के सूर्य अस्त होने से पहले अंग्रेजी कंपनी के राजकोष में भू राजस्व जमा हो जानी चाहिए और अगर निश्चित तिथि के सूर्य अस्त होने से पहले अंग्रेजी कंपनी के राजकोष में भू राजस्व जमा नहीं होता है तो फिर उस जमींदार की जमींदारी छीन ली जाती थी, उस जमींदार की जमींदारी छीन ली जाती थी। और कोई भी जमींदार यह नहीं चाहता था कि उसकी जमींदारी छीन ली जाए। इसी वजह से जमींदार वर्ग के लोग जो है किसानों से जोर जबरदस्ती करके कर की वसूली जो है आपको इस बंदोबस्त के अंतर्गत किया करता था। और इस बंदोबस्त ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा के किसानों को काफी अधिक हतोत्साहित किया। किसान किसानी करना छोड़ दिए और फिर साथ ही साथ भारतीयों के लिए तो यह बंदोबस्त श्राप ही साबित हुआ, परंतु अंग्रेजों के लिए यह बंदोबस्त काफी लाभदायक हुआ। इस बंदोबस्त ने अंग्रेजों को भारत में एक नया सहयोगी दिया। वह सहयोगी आपको जमींदार था। वह सहयोगी कौन था? जमींदार। और यह जो अस्थाई बंदोबस्त है इसकी योजना सर जॉन शोर ने तैयार किया था। सर जॉन शोर ने इसकी योजना जो है आपको तैयार किया था। इसके बाद आगे है रैयतबाड़ी बंदोबस्त। रैयतबाड़ी बंदोबस्त, इसमें एक शब्द है रैयत। रैयत की अगर आप बात करेंगे तो रैयत का मतलब होता है किसान। रैयत का मतलब होता है किसान। रैयत का मतलब किसान होता है। रैयत का मतलब किसान होता है। देखिए रैयतबाड़ी बंदोबस्त किसे कहा जाता है अब आप समझिएगा। रैयतबाड़ी बंदोबस्त उस बंदोबस्त को कहा जाता है जिस बंदोबस्त के अंतर्गत किसान सीधे तौर पर ब्रिटिश कंपनी के राजकोष में जाकर भू राजस्व जमा किया करती थी। किसान सीधे तौर पर ब्रिटिश कंपनी के राजकोष में जाकर भू राजस्व जमा किया करती थी। उसी को रैयतबाड़ी बंदोबस्त कहा गया। इस बंदोबस्त में किसान और अंग्रेजी कंपनी के बीच कोई बिचौलिया नहीं था, जिस वजह से इस बंदोबस्त ने सीधे तौर पर अंग्रेजों को जमींदार बना दिया। इस बंदोबस्त ने सीधे तौर पर अंग्रेजों को जमींदार बना दिया। अंग्रेजों को इस बंदोबस्त ने जमींदार बना दिया। ठीक ठाक व्यवस्था था ये। और जो रैयतबाड़ी बंदोबस्त है इसमें कोई बिचौलिया किसान और कंपनी के बीच नहीं हुआ करता था। और इस बंदोबस्त को सबसे पहले 1792 ईस्वी में
मद्रास के बड़ा महल में, मद्रास के बड़ा महल में 1792 ईस्वी में लागू किया गया था। और मद्रास के बड़ा महल में इसे जो है कैप्टन रीड ने लागू किया था, कैप्टन रीड ने लागू किया था। प्रायोगिक तौर पर, प्रयोग के तौर पर मद्रास के बड़ा महल में लागू किया कि सफल हो पाता है या नहीं हो पाता है, लेकिन मद्रास के बड़ा महल में जब इसे लागू किया गया तो यह जो है आपको सफल हो गया। और जब रैयतबाड़ी बंदोबस्त सफल हो गया, तत्पश्चात आगे चल करके जो है इस रैयतबाड़ी बंदोबस्त को व्यापक स्तर पर लागू किया गया। इस रैयतबाड़ी बंदोबस्त को 1820 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी में व्यापक स्तर पर लागू किया गया। और जब मद्रास प्रेसिडेंसी में व्यापक स्तर पर इस बंदोबस्त को लागू किया गया तो मद्रास का गवर्नर जो है टॉमस मुनरो को बनाया गया था, टॉमस मुनरो को बनाया गया था ताकि यह बंदोबस्त मद्रास में सही ढंग से लागू हो सके। और टॉमस मुनरो 1820 से लेकर 1827 ईस्वी तक मद्रास के गवर्नर पद पर रहे। और यह जो रैयतबाड़ी बंदोबस्त है इसके सृजनकर्ता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को ही माना जाता है। रैयतबाड़ी बंदोबस्त के जो जन्मदाता है, रैयतबाड़ी बंदोबस्त के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को ही माना जाता है, कैप्टन रीड को माना जाता है। और इन्हीं दोनों ने इस बंदोबस्त को इजाद करने का काम किया था। और इन्हीं दोनों के संरक्षण में सबसे पहले मद्रास के बड़ा महल में 1792 में रीड के नेतृत्व में, कैप्टन रीड के नेतृत्व में लागू हुआ। और फिर मद्रास में टॉमस मुनरो के नेतृत्व में लागू हुआ। फिर आगे चल करके यह बंदोबस्त 1825 में मुंबई प्रेसिडेंसी में लागू हुआ। और फिर आगे चल करके यह बंदोबस्त वर्ष 1858 में, आगे चल करके यह बंदोबस्त वर्ष 1858 ईस्वी में जो है आपको पूरे दक्कन के क्षेत्र में लागू कर दिया गया, पूरे दक्कन के क्षेत्र में लागू कर दिया गया। और ब्रिटिशों ने भारत में राजस्व वसूली को लेकर के जितने भी बंदोबस्त लागू किए गए थे उन सभी बंदोबस्तों में सबसे अधिक भूभाग पर 51% भूभाग पर, सबसे अधिक भूभाग पर लगभग 51% भूभाग पर जो है रैयतबाड़ी बंदोबस्त ही लागू था। और रैयतबाड़ी बंदोबस्त मुंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, दक्कन के क्षेत्र, अर्थात आप यह कह सकते हैं कि दक्षिण भारत में, समझ गए, दक्षिण भारत के क्षेत्र में जो है आपको रैयतबाड़ी बंदोबस्त लागू हुआ करता था। और इस बंदोबस्त के अंतर्गत, रैयतबाड़ी बंदोबस्त की अगर आप बात करेंगे तो इस बंदोबस्त के अंतर्गत किसान को भूमि का मालिक माना जाता था। जो किसान होते थे, किसान को जो है भूमि का मालिक माना जाता था। और जब तक किसान समय पर भू राजस्व जमा करते रहता था तब तक उस भूमि पर किसान का अधिकार माना जाता था। और इस बंदोबस्त के अंतर्गत जब कर का निर्धारण किया जाता था तो कर निर्धारण करने से पहले भूमि की पैमाइश करवाई जाती थी, भूमि की गुणवत्ता देखी जाती थी कि भूमि कितना भूमि है, भूमि उपजाऊ है, अनुपजाऊ है, ये चीज जो है आपको देखा जाता था। इन तमाम चीजों को देखते हुए ही जो है रैयतबाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत जो है कर का निर्धारण किया जाता था। इसके बाद आगे है महलबाड़ी बंदोबस्त। देखिए महलबाड़ी बंदोबस्त में एक शब्द है आपको महाल, समझिए महाल। महाल की अगर आप बात करेंगे तो महाल का अर्थ होता है गांव, महाल का अर्थ होता है गांव। इसमें क्या होता था, महलबाड़ी बंदोबस्त में क्या होता था, गांव के जो मुखिया होते थे, गांव के मुखिया गांव के किसानों से, गांव के मुखिया जो है गांव के किसानों से कर की वसूली कर लेता था। गांव के मुखिया गांव के किसानों से कर की वसूली कर लेता था और अंग्रेजी कंपनी के राजकोष में जाकर भू राजस्व जमा कर दिया करता था। महलबाड़ी बंदोबस्त में क्या होता था, तो महलबाड़ी बंदोबस्त में गांव के मुखिया गांव के तमाम किसानों से कर वसूल लेता था और वह कर अंग्रेजी कंपनी के राजकोष में जाकर जमा कर दिया करता था। मतलब इस बंदोबस्त में भी कंपनी और किसानों के बीच में एक बिचौलिया था। कंपनी और किसानों के बीच में जो बिचौलिया था वह था आपको गांव का मुखिया। इस बंदोबस्त का जनक हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता। हॉल्ट मैकेंजी को इस बंदोबस्त का जनक माना जाता है।
इस बंदोबस्त को लेकर कानून 1819 ईस्वी में तैयार किया गया और यह बंदोबस्त लागू जो है 1822 ईस्वी में हुआ। 1822 ईस्वी में हुआ और यह बंदोबस्त उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, पंजाब के क्षेत्र में, गंगा घाटी के क्षेत्र में, मध्य क्षेत्र में, समझ गए, इन तमाम क्षेत्रों में जो है यह बंदोबस्त लागू था। कुल मिलाकर के पंजाब को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, भारत के उत्तरी भाग में जो है आपको मुख्य तौर पर यह बंदोबस्त लागू था और यह बंदोबस्त संपूर्ण ब्रिटिश शासित क्षेत्र के 30% भूभाग पर लागू था। संपूर्ण ब्रिटिश शासित क्षेत्र के 30% भूभाग पर लागू था और यह बंदोबस्त अपने सबसे उत्कृष्ट रूप में सामने मार्टिन बर्ड के नेतृत्व में आ पाया। मार्टिन बर्ड जब इस बंदोबस्त से जुड़े तो मार्टिन बर्ड ने इस बंदोबस्त को निखारने का काम किया, बेहतर बनाने का काम किया। तो यह बंदोबस्त जो है मार्टिन बर्ड के दिशा निर्देशन में अपने सबसे उत्कृष्ट रूप में सामने आ पाया, अपने सबसे उत्कृष्ट रूप में जो है सामने आ पाया। समझ गए? तो ये तमाम बंदोबस्त है। इनके जरिए देखिए, हर बंदोबस्त के जरिए कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने भारतीयों का शोषण ही किया, चाहे रैयतबारी हो, अस्थाई बंदोबस्त हो या महलबारी बंदोबस्त हो। हर बंदोबस्त के जरिए अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं भारतीयों का आर्थिक तौर पर शोषण ही किया। और भारतीय भोले भाले हुआ करते थे। भारत के लोग उस समय यह मान बैठे थे कि अंग्रेज हम लोगों का उद्धार करने के लिए आया है। भारत के लोग यह मान बैठे थे कि अंग्रेज हम लोगों का उद्धार करने के लिए आया है, लेकिन सच ये नहीं था। तो एक बुद्धिजीवी हुए, उनका नाम था दादा भाई नेरोजी। एक बुद्धिजीवी हुए, उनका नाम था दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी, जिन्हें भारतीय इतिहास में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नेरोजी जिन्हें इतिहास में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उन्होंने भारत के लोगों को जागरूक किया, भारत के लोगों को यह बतलाया कि अंग्रेज भारत का उद्धारक नहीं है, बल्कि अंग्रेज हम भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण कर रहा है। हम भारतीयों के धन को अंग्रेज भारत से बाहर ले जा रहा है और उस धन से हम भारतीयों को कोई फायदा नहीं हो रहा है, उस धन से हम भारतीयों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। और फिर दादा भाई नेरोजी ने एक थ्योरी लोगों के सामने दिया। दादा भाई नेरोजी ने भारत के लोगों के सामने एक थ्योरी दिया जिसे धन के निष्कासन का सिद्धांत कहा जाता है, ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा जाता है। धन के निष्कासन का सिद्धांत कहा जाता है या ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा जाता है। दादा भाई नेरोजी ने धन के निष्कासन के सिद्धांत के जरिए या ड्रेन ऑफ वेल्थ के जरिए भारत के लोगों को यह बतलाया कि भारत का धन भारत से बाहर जा रहा है, लेकिन उससे हम भारतीयों को कोई फायदा नहीं हो रहा है, और दादा भाई नेरोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में दिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में दिया और यह पुस्तक वर्ष 1901 में प्रकाशित हुआ। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक जो है वर्ष 1901 में प्रकाशित हुआ। लेकिन धन के निष्कासन का थ्योरी सब जो है उससे पहले काफी ज्यादा चर्चित हो चुका था, और दादा भाई नेरोजी के द्वारा धन के निष्कासन के सिद्धांत जो दिए गए थे उसे कांग्रेस ने भी स्वीकार किया। उसे कांग्रेस ने वर्ष 1896 के अपने कलकत्ता अधिवेशन में स्वीकार किया। उसे कांग्रेस ने अपने वर्ष 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वीकार करने का काम किया, और जो है आपको कांग्रेस ने भी यह बतलाया, यह स्वीकार किया कि निश्चित तौर पर भारत का धन भारत से बाहर जा रहा है और उससे भारतीयों को कोई फायदा नहीं हो रहा है।
जब दादा भाई नेरोजी ये सब बात कह रहे थे तो दादा भाई नेरोजी से धन के निष्कासन के सिद्धांत पर वेल्वी आयोग का गठन 1895 में हुआ था। भारतीय व्यय की जांच को लेकर वेल्वी आयोग का गठन 1895 में हुआ। वेल्वी आयोग ने दादा भाई नेरोजी से धन के निष्कासन के सिद्धांत पर प्रश्न किया था, यानी दादा भाई नेरोजी से वेल्वी आयोग ने पूछा कि आप जो ये बोल रहे हैं कि भारत का धन बाहर जा रहा है, उससे भारतीयों को कोई फायदा नहीं हो रहा है, आप कैसे कह सकते हैं ये बात। तो दादा भाई नेरोजी उसका जवाब जो है आपको दिए थे। तो दादा भाई नेरोजी की जो सबसे बड़ी देन भारत को माना जाता है वह यह माना जाता है कि दादा भाई नेरोजी ने जो है भारत के लोगों को आर्थिक तौर पर जागरूक किया कि आर्थिक रूप से हम भारतीयों का शोषण अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा है। अंग्रेजों ने जब दादा भाई नेरोजी भारत के लोगों को इस बात को लेकर जागरूक किए कि भारत के लोग आर्थिक तौर पर शोषित किए जा रहे हैं अंग्रेजों के द्वारा, तो फिर अंग्रेज बढ़ा चढ़ाकर दिखाने लगे कि हम भारत में उद्योग लगा रहे हैं। अंग्रेजों ने अंग्रेजी काल में भारत में वर्ष 1854 में मुंबई में काबसजी डाबर के द्वारा प्रथम सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किए गए। फिर आपको 1855 में बंगाल के रिसरा में जॉर्ज ऑकलैंड नामक अंग्रेज ने प्रथम जूट उद्योग की स्थापना की। फिर 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई। 1937 में एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना हुई। 1937 में भारत में एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना हुई। फिर 1903-4 में चीनी उद्योग की स्थापना हुई। तो ये तमाम उद्योग जो है ब्रिटिश काल में ही आपको लागू हुए, और साथ ही साथ ब्रिटिशों के काल में ही, अंग्रेजों के काल में ही भारत में रेलवे का विकास हुआ। भारत में रेलवे का विकास या पटरी सब बिछाया जाना प्रारंभ जो है लॉर्ड डलहौजी के समय से हुआ है। और भारत में पहली रेलगाड़ी लॉर्ड डलहौजी के समय ही अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच जो है आपको चलाई गई थी। तो भारत में रेलवे के विकास के कई सकारात्मक पहलू भी है, कई नकारात्मक पहलू भी है। अंग्रेज तो सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक चीज ही दिखाया करता था। तो जब भारत में अंग्रेजों ने रेलवे का विकास किया तो इसे काफी बढ़ा चढ़ाकर जो है अंग्रेजों ने दिखाने का काम किया। जब इसे अंग्रेजों ने काफी बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का काम किया तो उस पर कार्ल मार्क्स ने अंग्रेजों की आलोचना की। और कार्ल मार्क्स ने अंग्रेजों की आलोचना करते हुए यह कहा कि अगर किसी देश में लोहा है, कोयला है, अगर किसी देश में लोहा और कोयला है, और भारत की अगर आप बात करेंगे तो भारत में लोहा और कोयला था और आज भी है। कार्ल मार्क्स ने यह कहा कि अगर किसी देश में लोहा और कोयला है और उस देश तक अगर तकनीक पहुंच जाती है तो उस देश को आधुनिकीकरण से कोई नहीं रोक सकता है। तो अंग्रेज जो ये कह रहा है कि हम भारत को आधुनिक बना रहे हैं, भारत का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, ये सही नहीं है। फिर आपको भारतीय रेलवे के विकास की आलोचना भी हुई, जैसे कि एक बाल गंगाधर तिलक हुए, बाल गंगाधर तिलक ने आलोचना की। फिर आपको एक अर्नाल्ड हुए, उन्होंने भारतीय रेलवे के विकास को लेकर काफी बढ़ा चढ़ाकर बोला। अर्नाल्ड ने यह बोला कि जो काम टीपू और अकबर जैसे शासक नहीं कर पाए वो काम भारतीय रेलवे ने कर दिया। अर्नाल्ड ने यह कहा कि भारतीय रेलवे ने भारत के लोगों को एकीकृत कर दिया, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक भारत के लोगों को एकीकृत करने का काम किया। यह अर्नाल्ड का कहना था। अर्नाल्ड का यह कहना था कि जो काम अकबर और टीपू जैसे शासक नहीं कर पाई वो काम भारतीय रेलवे ने कर दिया। भारतीय रेलवे ने संपूर्ण भारत के लोगों को एकीकृत कर दिया, भारत के लोगों को एक कर दिया। फिर आपको बाल गंगाधर तिलक ने आलोचना की। बाल गंगाधर तिलक ने आलोचना की। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय रेलवे के विकास को लेकर यह कहा, भारत में रेलवे का विकास उसी समान है जैसे दूसरों
के बीबी के श्रृंगार को देखकर खुश होना, जैसे दूसरों के बीबी के श्रृंगार को देखकर खुश होना। मतलब तिलक जी का इशारा इस ओर था कि अंग्रेज भारतीय रेलवे का विकास अपने मुनाफे के लिए कर रहा है, अपने मुनाफे के लिए कर रहा है, न कि भारतीयों के लिए कर रहा है। आप जो भारत में रेलवे के विकास को देख करके खुश हो रहे हैं, इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। जैसे दूसरी की बीवी कितनी भी खूबसूरत हो, उससे आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। यही बात था। इसके बाद जो है आपको ब्रिटिश काल में ही भारत में उद्योग का विकास हुआ, जैसे कपड़ा उद्योग का विकास हुआ, सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ। तो सूती वस्त्र उद्योग का जो विकास हुआ, इसे भी अंग्रेज काफी बढ़ा चढ़ा कर दिखाना चाहता था, इसे भी अंग्रेज काफी बढ़ा चढ़ा कर दिखाना चाहता था। कार्ल मार्क्स ने इसकी भी आलोचना की। एक तो अंग्रेज यह कहा करता था कि हम भारत में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कर दिए, भारत में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कर दिए। आज भारत का सूती वस्त्र पूरे विश्व में निर्यात किए जा रहे हैं। तो इसकी आलोचना कार्ल मार्क्स ने की। कार्ल मार्क्स ने इसकी आलोचना करते हुए यह कहा कि आप विश्व के कपड़ों के घर को विदेशी कपड़ों से भर दिए। जो भारत पूरे विश्व को कपड़ा निर्यात करता था, उस भारत को तो आप ब्रिटेन के कपड़ा से भर दिए, ब्रिटेन के कपड़ा से भर दिए। वस्त्र निर्माण को लेकर देखिए अंग्रेज क्या करता था, वस्त्र निर्माण को लेकर जो रॉ मटेरियल चाहिए, वस्त्र निर्माण को लेकर जो रॉ मटेरियल चाहिए, यानी वस्त्र बनाने को लेकर जो चाहिए, वो सब लेकर के ब्रिटेन चल जाता था भारत से। भारत का रॉ मटेरियल लेकर के भारत से ब्रिटेन चल जाता था और उस रॉ मटेरियल को एक अच्छे कपड़े में तब्दील कर देता था और वह कपड़ा भारत ला करके भारत में बेचने का काम किया करता था। तो इसकी आलोचना कार्ल मार्क्स ने करते हुए यह कहा कि आपने विश्व के कपड़ों के घर को अपने कपड़ों के घर से भर दिया है। तो कुल मिलाकर के अगर देखी जाए तो अंग्रेजों ने जो भारतीयों का आर्थिक तौर पर शोषण किया, उस शोषण के दौर में ना चाहते हुए भी औद्योगिक क्षेत्र में अंग्रेजों ने विकास कर दिया, औद्योगिक क्षेत्र में अंग्रेजों ने विकास कर दिया। यही इस चैप्टर का लेक्चर है। अब आइए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। समझ गए? प्रश्न अभी खत्म कर देना है। आइए 1 मिनट गुरुजी लोग इसको थोड़ा याद कर लीजिए। मेन इस चैप्टर का यही तीनों है। समझ गए? उसके बाद तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है। ये अस्थाई बंदोबस्त को किस किस नाम से जाना जाता है? अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुए? किसने लागू किया? भारत के कौन भाग में? संपूर्ण ब्रिटिश शासित क्षेत्र के कितने प्रतिशत? रैयत का अर्थ क्या होता है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त पहली बार कब लागू हुए? कहां लागू हुए हैं? मद्रास में कब लागू हुए? मद्रास में सुव्यवस्थित ढंग से लागू करने को लेकर मद्रास का गवर्नर किसे बनाया? टॉमस मुंडो। कब से कब तक मद्रास के गवर्नर पद? संपूर्ण दक्कन के क्षेत्र में कब लागू हुआ? संपूर्ण ब्रिटिश शासित क्षेत्र के सबसे अधिक भूभाग पर कौन बंदोबस्त लागू था? रैयत बारी। कितने प्रतिशत भूभाग? भारत के कौन भाग? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भाग? किधर किधर? दक्षिण भारत। इसके बाद महाल का अर्थ क्या होता है? महलबाड़ी व्यवस्था का जनक। महलबाड़ी व्यवस्था का जनक। यह कब लागू हुए हैं? भारत के कौन भाग में? संपूर्ण ब्रिटिश शासित क्षेत्र के कितने प्रतिशत? महलबाड़ी बंदोबस्त अपने सबसे उत्कृष्ट रूप में किसके नेतृत्व में सामने आए? किसके नेतृत्व में? मार्टिन बर्ड। चलिए अब आ जाइए गुरुजी लोग, क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। आइए देखिएगा गौर से। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत कब से हुई? भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत 1757 के पलासी युद्ध के बाद से हुई है।
1757 के पलासी युद्ध के बाद से हुई है। अब यहां पर सुनिएगा, समझिएगा थोड़ा सा। देखिए 1757 के पलासी युद्ध से पहले तक अंग्रेज जो भारत में व्यापार करता था, अंग्रेज ब्रिटेन से सोना चांदी जैसे मूल्यवान धातु भारत लाता था और भारत के व्यापारियों को सोना चांदी जैसे मूल्यवान धातु देता था और फिर वस्तु खरीदता था और फिर उस वस्तु को लेकर के ब्रिटेन ले जाता था। लेकिन जब पलासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई तो इसके बाद अंग्रेज अब ब्रिटेन से सोना चांदी लाना बंद कर दिया। अब इस युद्ध के बाद बंगाल के खजाना पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया और अकुत संपत्ति अंग्रेजों को प्राप्त हुई। अब अंग्रेज को जब अकुत संपत्ति भारत से प्राप्त हुई तो उसी भारतीय संपत्ति से भारतीय वस्तु को खरीदकर ब्रिटेन भेजता था, भारतीय कच्चा माल को खरीदकर ब्रिटेन भेजता था और उसे माल तैयार करता था पक्का और उसको लाकर के फिर से ब्रिटेन में बेचता था, उसको लाकर के फिर से भारत में बेचता था, उसको लाकर के फिर से भारत में बेचता था। तो देखिए उपनिवेशवाद का मतलब समझिएगा, उपनिवेशवाद का मतलब समझिएगा, मतलब भारत के धन से ही भारत का कच्चा माल खरीदा, उसे ब्रिटेन भेजा और फिर वहां से वस्तु तैयार करके भारत लाया और उसे भारत में बेचा। इसमें देखिए इस पूरे सर्किल में अंग्रेजों का कुछ भी लग रहा है? कुछ भी नहीं लग रहा है। यही तो उपनिवेशवाद है। यानी आर्थिक तौर पर भारत का शोषण करके अपने मातृ देश ब्रिटेन को मुनाफा पहुंचाना, यही तो उपनिवेशवाद है। तो उपनिवेशवाद की शुरुआत 1757 के पलासी युद्ध के बाद से हुई है। तो कुछ दिमाग में जा रहा है? हाँ, तो आंसर ए होगा। है किसका मिलान सही है? वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण 1757 से 1813, हाँ। औद्योगिक पूंजीवाद का चरण 1813 से 1858, हाँ। वित्तीय पूंजीवाद का चरण 1858 से 1947, हाँ। उपर्युक्त में सभी। यानी सुनिएगा, जब उपनिवेशवाद की भारत में शुरुआत हुई, मतलब उस सर्किल की शुरुआत हुई जिस सर्किल के तहत भारत के ही धन, भारत के ही कच्चा माल और फिर भारत में ही उस वस्तु को तैयार कर बेचने की शुरुआत हुई। यानी जब उपनिवेशवाद की शुरुआत हुई तो उपनिवेशवाद के 3 चरण हैं। उपनिवेशवाद का प्रथम चरण वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण कहलाता है, द्वितीय चरण औद्योगिक पूंजीवाद का चरण कहलाता है और तृतीय चरण वित्तीय पूंजीवाद का चरण कहलाता है। तो उपनिवेशवाद के प्रथम चरण का कालखंड 1757 से 1813, जिसे वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण कहा जाता है। द्वितीय चरण 1813 से 1858, जिसे औद्योगिक पूंजीवाद का चरण कहा जाता है। और तृतीय चरण 1858 से 1947, जिसे वित्तीय पूंजीवाद का चरण कहा जाता है। सब सही है। उपनिवेशवाद के किस चरण में कंपनी का एकमात्र उद्देश्य भारत से धन को लूटना था? प्रथम चरण में अंग्रेजों का उद्देश्य था जितना लूटा जा सके लूटो। और फिर द्वितीय चरण में अंग्रेजों का उद्देश्य हो गया उद्योग लगाना। द्वितीय चरण में अंग्रेजों का उद्देश्य हो गया भारत में उद्योग लगाना। तो प्रथम चरण में अंग्रेजों का एकमात्र उद्देश्य था जितना लूटना है लूटो, जितना लूटना है लूटो, प्रथम चरण। और यही चरण जो है आपको वाणिज्यिक पूंजीवाद चरण कहलाता है। इसका कालखंड है 1757 से 1813। इस अवधि के दौरान अंग्रेजों का लक्ष्य था भारत को लूटना, एकदम लूटना, जितना अधिक से अधिक हो सकता है। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश इतिहासकार ने यह टिप्पणी की कि अब बंगाल में खुली तथा बेशर्म लूट का काल आरंभ हुआ है? पर्सिवल एस्पियर ने।
डैश के काल को प्रसिद्ध भारतीय इतिहास के एम पन्नीकर ने डाकू राज कहा है। अरे बंगाल में जो द्वैध शासन लागू रहा है 1765 से 1772, बंगाल में जो द्वैध शासन लागू रहा है 1765 से 1772, इसी कालखंड को भारतीय इतिहासकार के एम पन्नीकर ने डाकू राज्य की संज्ञा दी है। तो आंसर हो जाएगा 1765 से 1772। भारत के प्रति ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार की नीति किस चार्टर एक्ट के तहत अपनाई? भारत के प्रति ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार की नीति 1813 के चार्टर एक्ट के तहत अपनाई। क्या है मुक्त व्यापार की नीति? थोड़ा सा गुरुजी लोग समझिएगा यहां पर देखिए। शुरू में यानी 1600 ईस्वी में सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत तथा पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दिया गया। 1600 ईस्वी से लेकर के 1813 ईस्वी तक भारत में सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार की। लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट में यह कहा गया कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करते हैं। अब इसके बाद से कोई भी ब्रिटिश व्यक्ति, कोई भी ब्रिटिश कंपनी भारत के साथ तथा पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार कर सकती है। तो 1813 के चार्टर एक्ट में यह प्रावधान किया गया, कोई भी ब्रिटिश कंपनी, कोई भी ब्रिटिश व्यक्ति भारत जाकर के भारत में व्यापार कर सकती है। इसे ही मुक्त व्यापार की नीति कहा गया। तो भारत के प्रति ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार की नीति अपनाई है 1813 के चार्टर एक्ट। आगे, रेलवे का विकास किस चरण की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? देखिए, रेलवे का विकास हुआ है 1849 के बाद से, 1849 के बाद से। तो ये औद्योगिक चरण हो जाएगा 1813 से 1858। औद्योगिक चरण का कालखंड है 1813 से 1858। और रेलवे का विकास होना प्रारंभ हुआ 1849 से, और पहली रेलगाड़ी 1853 में चल गई। तो रेलवे का विकास तो इस बीच में ही हो गया। मतलब आंसर क्या हो जाएगा? औद्योगिक चरण। कंपनी ने होम चार्जेज की नीति कब लागू की? कंपनी ने होम चार्जेज की नीति 1813 में लागू की। अरे होम चार्जेज का मतलब क्या? सुनिए ना, इसका मतलब क्या है, सरल भाषा में समझिए। ऐसे किताबी भाषा में जाइएगा तो फिर पगला जाइएगा, बका जाइएगा। आप समझे? देखिए सीधा, जैसे देखिए अंग्रेजी कंपनी है, भारत में व्यापार कर रही है, भारत में शासन कर रही है। तो कुछ अधिकारी अंग्रेजी कंपनी के कुछ अधिकारी भारत में नहीं रहते थे, वे ब्रिटेन में रहते थे। अंग्रेजी कंपनी के कुछ अधिकारी जो ब्रिटेन में रहते थे, उनको भी जो वेतन दिया जाता था ना, वो भारतीय राजस्व से दिया जाता था। तो सीधे तौर पर होम चार्जेज का मतलब आप ये समझिए, भारत में व्यापार और शासन कर रही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित जो भी अधिकारी और कर्मचारी थे, वो भारत में रहे या ब्रिटेन में रहे, उन्हें वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाता था। इसी को होम चार्जेज कहा गया। अब मान लिया जाए कोई कंपनी का अधिकारी था, वो भारत में नहीं, वो है ब्रिटेन में, तो उसको वेतन भारतीय राजस्व से ही दिया जाएगा। यही होम चार्जेज है, सरल भाषा में, समझ गए? तो आंसर हो जाएगा 1813। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? आर्थिक क्षेत्र में अधिक पड़ा। विश्व के कपड़ों के घर को विदेशी कपड़ों से भर दिया गया है। कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट है, कार्ल मार्क्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहली रेलवे लाइन कलकत्ता से रानीगंज तक बिछाई गई, सही है ये। भारत में रेलवे का विकास लॉर्ड हार्डिंग के काल में शुरू हुआ, नहीं, लॉर्ड डलहौजी के समय में 1849 से।
लॉर्ड डलहौजी के समय में 1849 से, लॉर्ड डलहौजी के समय में 1849 से, यही गलत है। पहली रेल मुंबई से थाने के बीच चलाई गई यहां 1853 में, 16 अप्रैल 1853 को। रेलवे का तीव्रतम विकास कर्जन के शासनकाल में हुआ, हां। आंसर हो जाएगा बी, बी नंबर ही गलत है, आंसर हो जाएगा बी, बी नंबर गलत है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1903 में कर्जन ने थॉमस रॉबर्टसन के नेतृत्व में एक रेलवे बोर्ड की स्थापना की, हां किया था। एकवर्थ आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1925 में रेलवे को आम बजट से अलग कर दिया गया, हां सही है, दोनों सही है, सी 1 और 2 दोनों। भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत नायब दीवान द्वारा लगान वसूली का कार्य किसे दे दिया गया? ठेकेदारों को दे दिया गया था, ठेकेदार। 1772 में बंगाल में द्वैत शासन का अंत का प्रमुख कारण था लगान व्यवस्था में व्याप्त असंगतियां। लगान व्यवस्था में व्याप्त असंगतियों के कारण ही 1772 में बंगाल में द्वैत शासन का अंत कर दिया गया। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने एक नई भू राजस्व पद्धति लागू की जिसे इजारेदारी प्रथा के नाम से जाना जाता है। इजारेदारी प्रथा, इजारेदारी प्रथा, इसको याद रख लीजिएगा। और ये इजारेदारी प्रथा शुरू में 5 वर्षों के लिए लागू किया गया था, लेकिन बाद में जाकर इसे 1776 ईस्वी से 1 वर्ष के लिए लागू कर दिया गया, 1 वर्षीय व्यवस्था के रूप में तब्दील कर दिया गया। ये जो इजारेदारी प्रथा थी इसे वारेन हेस्टिंग्स ने लागू किया। ये शुरू में 5 वर्षों के लिए लागू किया गया था, जिस वजह से इजारेदारी प्रथा को पंचवर्षीय व्यवस्था भी कहा जाता है, लेकिन 1776 ईस्वी से इसे 1 वर्षीय प्रथा के रूप में तब्दील कर दिया गया, 1 वर्षीय प्रथा के रूप में तब्दील कर दिया गया। इजारेदारी व्यवस्था को किस वर्ष 5 वर्षीय से हटाकर 1 वर्षीय कर दिया गया? 1776। इस्तेमारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? देखिए, इस्तेमारी बंदोबस्त कहिए, अस्थाई बंदोबस्त कहिए, जमींदारी प्रथा कहिए, परमानेंट सेटलमेंट कहिए, सब एक बात है। आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसमें इस्तेदारी कर दिया है, इस्तेमारी हो जाएगा, सुधार लीजिएगा। अस्थाई बंदोबस्त किससे संबंधित है? अस्थाई बंदोबस्त जमींदारों से संबंधित है। अस्थाई बंदोबस्त जमींदारों से इसलिए संबंधित है क्योंकि इस बंदोबस्त के अंतर्गत कर की वसूली जमींदार ही किया करते थे। कॉर्नवालिस को, लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लागू किया गया, 1793। निम्नलिखित में से कौन सी अस्थाई बंदोबस्त की विशेषता नहीं है? अस्थाई बंदोबस्त की विशेषता नहीं है। अस्थाई बंदोबस्त ने भू स्वामित्व का अधिकार जमींदार में निहित किया, सही है, ये विशेषता है। अस्थाई बंदोबस्त ने कृषकों के प्रथागत दखल अधिकार को ध्यान में बनाए रखा, नहीं। कृषकों यानी किसान के प्रथागत दखल अधिकार को ध्यान में नहीं बनाए रखा, बल्कि अस्थाई बंदोबस्त ने जमीन का सर्वे सर्वा जमींदार को बना दिया, जमींदार को बना दिया। तो इसलिए यह गलत है, यह विशेषता नहीं है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। सूर्यास्त कानून निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अस्थाई बंदोबस्त से, अस्थाई बंदोबस्त से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन गलत है? 1857 के विद्रोह में जमींदारों ने अंग्रेजों का साथ दिया, यह बात सही है। जमींदार अंग्रेज का साथ दिया था, भारतीयों का साथ नहीं दिया। पिट्स इंडिया एक्ट में जमींदारों द्वारा लगान वसूली को मान्यता दी गई। पिट्स इंडिया एक्ट में जमींदारों द्वारा, हाँ सही है ये भी। अस्थाई बंदोबस्त को 10 वर्षीय व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, नहीं गलत है ये। देखिए, जब अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लागू हुआ ना, तो उससे पहले कर वसूली को लेकर 10 वर्षीय व्यवस्था लागू किया गया था। लेकिन ध्यान रहे कि अस्थाई बंदोबस्त को 10 वर्षीय व्यवस्था नहीं कहा जाता, यह गलत है। आंसर हो जाएगा सी। अस्थाई बंदोबस्त या इस्तेमारी व्यवस्था को किसने पूरे भारत में लागू करने की अनुशंसा की थी? अस्थाई बंदोबस्त को पूरे भारत में लागू करने की अनुशंसा आरसी दत्त ने किया था। आरसी दत्त, रमेश चंद्र दत्त ने, आरसी दत्त ने किया था। किस कमीशन की रिपोर्ट में जमींदारी व्यवस्था या अस्थाई बंदोबस्त की आलोचना की गई? जमींदारी व्यवस्था या अस्थाई बंदोबस्त की आलोचना फ्लाउड कमीशन की रिपोर्ट में की गई थी। फ्लाउड कमीशन का गठन 1945 में हुआ था। फ्लाउड कमीशन की रिपोर्ट में ही इसकी आलोचना की गई थी। वह प्रथम जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, रैयत बारी। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतबारी
व्यवस्था के प्रारंभ किए जाने से संबंधित है? अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुंडो, 2 और 3। कॉर्नवालिस तो अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित है, आंसर सी। 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था को बरामहल जिले में पहली बार किसने लागू किया? अलेक्जेंडर रीड ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें शामिल है मद्रास प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी, असम, कुर्ग। 1, 2, 4 और 5। रैयतवाड़ी व्यवस्था को संपूर्ण दक्कन क्षेत्र में कब लागू किया गया? 1858। महलबारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस व्यवस्था का जनक हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है। हाँ। इसकी शुरुआत 1819 में की गई, परंतु 1822 में कानूनी रूप से लागू की गई। हाँ। मार्टिन बर्ड तथा जेम्स टॉमसन ने इस व्यवस्था को 1833 में बेहतर रूप प्रदान किया। हाँ। आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3। महलबारी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी? गंगा घाटी, उत्तर प्रदेश, मध्य क्षेत्र के कुछ भाग, पंजाब। 1, 2, 3, 4 सब क्षेत्र में लागू किया गया था। आंसर डी। अस्थाई बंदोबस्त 19%, रैयतबाड़ी 51%, महलबाड़ी 30%। 1, 3, 2, आंसर सी, 1, 3, 2। अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान या भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना पड़ता था? लगभग 90%। उसके अकॉर्डिंग जाइएगा, उसके आसपास का जो है उसको टिक कीजिए, आंसर हो जाएगा 89%। ददनी प्रथा संविदा कृषि पर आधारित थी। तिनकठिया प्रथा बिहार में लागू था। कम्योटी प्रथा बिहार एवं उड़ीसा में, दुबलाहाली सूरत में। 2, 1, 4, 3, आंसर है 2, 1, 4, 3। निम्नलिखित में धन निकासी सिद्धांत के संबंध में कौन सी कथन सत्य नहीं है? मतलब कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन गलत है? सर्वप्रथम दादा भाई नेरोजी ने पेश किया, सही है। द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में इसकी चर्चा किया गया। हाँ। कार्ल मार्क्स ने इसको ब्लीडिंग प्रोसेस की संज्ञा दी है। हाँ। जब ABC सही है तो गलत हो जाएगा डी नंबर गलत है। निम्न में से किसका मानना था कि जिस देश में लोहा व कोयला मौजूद हो वहां अगर तकनीक पहुंचा दी जाए तो उस देश को आधुनिकीकरण से नहीं रोका जा सकता है? ऐसा कहना था कार्ल मार्क्स का। किसने कहा था बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफेद हो गई है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद रख लीजिएगा, काफी अच्छा स्टेटमेंट है, किसी परीक्षा में पूछ दिया गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस, चार्ल्स ग्रांट और जॉन सोर। रैयतबाड़ी कैप्टन रीड, टॉमस मुंडो, एल्फिस्टन। महलबारी हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड। आंसर ए, 1, 2, 3। भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधि या निधियां होम चार्जेज की संघटक थी? लंदन में इंडिया हाउस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। हाँ। लंदन में इंडिया हाउस को लेकर जो खर्च होता था वो भारत से ही लिए जाते थे। दूसरा, भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधियां। हाँ, ये भी होता था। भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली नहीं, ये नहीं शामिल था। आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी जाने वाली विशेष रियायत के लिए। भारत में जो ब्रिटेन से वस्तु आता था उस पर विशेष छूट दिया जाता था। रियायत मतलब छूट। भारत में ब्रिटेन से जो वस्तु आता था उस पर विशेष छूट दिया जाता था, उसी के लिए शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस शब्द का प्रयोग किया गया है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पण्य पदार्थ क्या थे? कपास, रेशम, सोडा और अफीम। रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले बता चुके हैं। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतया इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, यानी किसान की तुलना में जमींदार को अधिक मजबूत बनाना। हाँ। ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना। हाँ। न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना। हाँ। आंसर हो जाएगा डी, ए, बी और सी, तीनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। डी होगा उत्तर, देख लीजिएगा। चिर अस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा
जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए, इसका कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, इसलिए जारी नहीं किया। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का उद्देश्य था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। देश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया 1885 में ईस्वी। भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त एवं रैयतबाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई। अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में और रैयतबाड़ी मद्रास में। आंसर ए। रैयतबाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। हाँ, सरकार रैयत को पट्टे देती थी। हाँ, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। हाँ, आंसर हो जाएगा सी 1, 2 और 3। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ? 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी में। भारत में असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई? 1839 में। जजमानी प्रथा उत्तर भारत में लागू था। 12 बलूट प्रथा महाराष्ट्र में लागू था। मिरासी प्रथा तमिलनाडु में और अडाडे प्रथा कर्नाटक में। 1, 3, 4, 2। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? 40%। दादा भाई नेरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत की सही परिभाषा नीचे के किस कथन में आती है? भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। यही उनके ड्रेन थ्योरी को परिभाषित करता है। निम्न में किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? दादा भाई नेरोजी ने। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? दादा भाई नेरोजी ने। निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आलोचक थे? दादा भाई नेरोजी, सुब्रमण्यम अय्यर, आरसी दत्त। सब डी 1, 2 और 3। निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नेरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? सर सैयद अहमद खां। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1901। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक दादा भाई नेरोजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नेरोजी प्रथम भारतीय थे। इन्होंने उदारवादी दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में किसने अपने पुस्तक में लिखी है? दादा भाई नेरोजी। अनौद्योगिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। हाँ, आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नेरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन। उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। हाँ, उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। नहीं, उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। नहीं, आंसर हो जाएगा केवल 1। किसने यह विचार दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, यह कहा था कार्ल मार्क्स ने। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। औरंग राजकोष का प्रभावी नहीं। औरंग जो है फारसी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता था गोदाम। गोदाम औरंग फारसी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ गोदाम होता था, ना कि राजकोष का प्रभारी। बनियान होगा, बेनियान, बनियान, बनियान, बेनियान, बेनियाल नहीं, बनियान। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट। हाँ, मीरा सिदार राज्य का नामित राजस्व दाता। हाँ, आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। भारत में अंग्रेजों द्वारा रेलवे के विकास पर खुश होना ऐसा ही है जैसे दूसरे की पत्नी के अलंकार को देखकर खुश होना। बाल गंगाधर तिलक। किसने भारतीय रेल की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत में रेलवे ने वह कर दिखाया जो अकबर व टीपू जैसे निरंकुश शासक ना कर पाए, वे भारत को एकीकृत ना कर सके? आंसर डी अर्नाल्ड। दुबला हाली प्रथा कहां पर चली थी? सूरत में।
ब्रिटिश शासन भारत से निकालने वाला खून का दरिया है, यह कहा था दादा भाई नेरोजी ने। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, यह 1907 में स्थापित हुआ है, 1907 में। बंगाल आयरन एंड स्टील कंपनी, यह 1889 में स्थापित हुआ है। इसके बाद टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक सप्लाई 1915 में, कटनी सीमेंट कंपनी 1910 में। 2, 3, 1, 4। सी, किस आयोग या समिति ने धन संपत्ति के दोहन के मामले को लेकर दादा भाई नेरोजी से प्रश्न किया? वेल्वी आयोग। टिस्को इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? 1907। किस राष्ट्रवादी नेता ने कहा कि राष्ट्रीय पूंजी का 1/3 हिस्सा किसी न किसी रूप में ब्रिटिश शासन द्वारा भारत के बाहर ले जाया जाता है? एमजी राणा डे ने कहा है। कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन गलत है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन 1896 में धन के निष्कासन सिद्धांत को स्वीकार किया, यह सही है। 1901 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के बजट पर भाषण के दौरान गोपाल कृष्ण गोखले ने धन के बहिर्गमन सिद्धांत को प्रस्तुत किया, यह भी सही है। धन निकासी का विरोध में अमृत बाजार पत्रिका ने विशेष योगदान दिया, यह भी सही है। आंसर हो जाएगा डी, कोई भी सही, कोई भी इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, कोई गलत है ही नहीं। इब्राहिम रहीमतुल्लाह की अध्यक्षता में वित्तीय आयोग ने भारत में उद्योगों के संरक्षण की मांग कब की? 1921 में किया। कौन सा कथन गलत है? गलत है। 1854 में भारत की पहली कोलफील्ड रानीगंज में खोली गई, सही है ये। 1855 में जॉर्ज ऑकलैंड ने रिसरा में जूट कारखाना खोला, सही है। 1930 में आधुनिक इस्पात फैक्ट्री अर्काट में खोली गई, सही है। फिक्की की स्थापना 1929 में भारतीय उद्योगपतियों ने किया, नहीं, 1927 में किया, यही गलत है। आंसर डी हो जाएगा, डी। 1854 में काबसजी डाबर ने भारत की पहली सूती मिल कहां स्थापित की? बंबई में स्थापित की। खत्म हो गया। चलिए, पहला पार्ट खत्म हो गया।